मॉर्निंग J&K। जुमेरात 13 मार्च 2025 मुताबिक 12 रमजानुल मुबारक 1446 हिजरी और गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत है। हमारा खुलूस और प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम कबूल कीजिए। हमें उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे, खुश खुरम होंगे इंशाल्लाह, और ये जो बरकतों का महीना है ये गुजर रहा होगा खुश असलूबी से। अशरे रहमत का अख्ताम हुआ, अशरे मगफिरत का भी आगाज़ हो चुका है, आज दूसरा दिन है। और अशरे मगफिरा जहां हम अपने उन गुनाहों की मगफिरत तलब करते हैं परवरदिगार से जो गुनाह जानबूझ के या अनजाने में हमसे सरजद हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे गुनाहों की मगफिरत करे और हमें अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मशहूर एक हदीस में एक वाक़या आता है। उस वाक़े का एक छोटा सा इक़्तिबास है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे थे कि बर्बाद हो जाए वो शख्स। 3 बार उन्होंने कहा बर्बाद हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कर रहे थे उस दुआ पे। और उसमें से एक दुआ ये भी है कि जिसे रमज़ान के रोज़े नसीब हुए और उसे अपने गुनाहों की मगफिरत कराना नहीं आया। अल्लाह ताला बचाए हमें इस दुआ के तनाजुर में उन लोगों के लिए जो वईद है जिन लोगों को अपनी मगफिरत इस रमज़ान में भी करना नहीं आए। ये एक लम्हे फ़िक्रिया हमारे लिए है और ऐसी दुआ जो जिब्रील अमीन जो मलाइका के सरदार हैं वो मांगें और जो पैगंबरों के सरदार हैं रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, जब वो आमीन करें ऐसी दुआ पे तो हमारे लिए ये सोचने की बात है कि हम इस रमज़ान को गुजार रहे हैं, क्या सिर्फ दिन गुजार रहे हैं, क्या सिर्फ फाका कशी हो रही है या हमें कुछ हासिल भी हो रहा है, या हम अपने गुनाहों पे नादिम भी हैं या हम अपने गुनाहों पे शर्मिंदा भी हैं। सिर्फ तौबा करने से ही नहीं बल्कि तौबा की जो मुख्तलिफ मराहिल हैं कि अपने गुनाहों पे पशेमान हो जाएं, आगे ना करने का इरादा करें और जो गुनाह हैं जो सरजद हुए हैं हमसे, इंसान तो गुनाहों का पुतला है और जो भी गुनाह हमसे सरजद हुए हैं उन गुनाहों की मगफिरत अल्लाह ताला से तलब करते हुए रमज़ान के ये जो आइंदा दिन है ये गुजारें इंशाअल्लाह और खुशू खुजू से तो उसको एहतिशाम से और बड़े एहतमाम से ये जो रोज़े हैं ये हम गुजारें इंशाअल्लाह। और आज के प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम में 2 मेज़बान शर्फ़ी मेज़बानी हासिल कर रहे हैं, आप तक ये प्रोग्राम सुबह सुबह पहुंचा रहे हैं। मैं रहूँगा आपके साथ जावेद और मेरा साथ निभाएंगे मेरे छोटे भाई माजिदुल खैर नंदा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे माजिद? आज हम ये भी कहें कि ये जो रहमतें हैं ना बिल्कुल रहमतों का नुज़ूल भी हो रहा है और बारिशें जो आप जब मेरे ख्याल से 2 प्रोग्राम पहले जो फरवरी में एक बार हम प्रोग्राम कर रहे थे शायद आफी के साथ में प्रोग्राम कर रहा था इसी ज़र्ज़ का प्रोग्राम, तो
جو سرکاری اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 82% ڈیفیسٹ تھا رین فال میں، اور جو 1 مارچ آتے آتے 42 ہو گیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت یا تو وہ 5-10 ہوگا یا پھر برابر ہوا ہوگا، اور کہیں کہیں پہ اضافی بارش بھی ریکارڈ کی گئی ہے، جو کہ ایک خوشائند بات ہے، نہیں تو شناوانن سو رات کول نیرہ نیسٹ کی اللہ نے پہلی جیسے رمضان کی آمد سے پہلی اللہ نے جو رحمتوں اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ مغفرت کا جو عشرہ ہے بالکل وہ نکل آئے ہیں، اور یہ بات تو طے ہے کہ اگلے سال ماہ رمضان پھر سے آئے گا، لیکن ہم موجود ہوں گے اس رمضان کے لیے، تو اس پہ ہمارا کوئی دسترس ہے ہی نہیں، لہذا عقل مندی اسی میں ہے کہ جو ایام ہمارے سامنے ہیں ان میں بڑی محنت اور لگن کے ساتھ اپنے لیے مغفرت اور پوری امت کے لیے رحمت کے جو دعائیں ہیں، اور ہماری آپ سے یہ گزارش ہوگی تمام ناظرین سے کہ ہمیں بھی پوری گڈ مارننگ ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اور جیسے آپ موسم کی بات کر رہے تھے تو ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان کو موسم کے جو اپڈیٹس ہیں وہ بتاتے چلے کہ آج بھی کہیں کہیں پہ جو ہیں بارشیں ہو سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات سے جو اطلاع ملی ہیں، جو درجہ حرارت کے حوالے سے سری نگر میں جو آج دن کا زیادہ سے زیادہ 9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اور کل رات کا جو درجہ حرارت ہے 3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں جو درجہ حرارت ہیں آج 24 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں، اور وہی کل رات کا جو درجہ حرارت ہے 14 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہائی ویز کے جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائے۔ ابھی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہمیں ٹریفک کنٹرول یونٹ سے ملی ہے، سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی گاڑیاں جو ہیں ابھی بھی چل رہی ہیں، ان کو آج بھی چلنے کی اجازت دی گئی ہے، البتہ جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ یک طرفہ سری نگر سے جموں کے لیے روانہ کی جائے گی۔ SST روڈ اور مغل روڈ فی الحال آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ مزید اگر آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کے جو اسکرین پر نمبرز فلیش ہو رہے ہیں، آپ ان پر رابطہ قائم کریں، یا جو ٹریفک کنٹرول یونٹ کے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں ان پر لیٹسٹ اپڈیٹ چیک کرنے کے بعد ہی سفر کے لیے روانہ ہوں۔ ویسے بھی ماجد اس جانکاری کے لیے پہلے بہت شکریہ۔ ویسے بھی ابھی جو موسمی حالات بنے ہوئے ہیں اس میں ہمیں لازمی ہے کہ جب بھی ہم ان شاہراہوں پہ سفر کا ارادہ رکھیں تو ہم گھر سے یہ جو پولیس محکمہ ہے، ٹریفک محکمہ ہے، جو ہائی ویز کی نگرانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ضرور رابطے میں رہیں، کیونکہ بعد میں پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ اور جب یہ سڑک، حالانکہ بہت فرق ہوا ہے، ابھی جو روڈ ہے سری نگر جموں کی اگر ہم بات کریں تو کافی بہتری آئی ہے اس روڈ میں۔ مجھے یاد اس جب چھوٹے تھے ہم بچپن میں، وہاں پہ لکھا رہتا تھا SRTC بسز پہ تمنا سساں لکھت سری نگر سے جموں کا سفر 12 گھنٹے کا ہے، 12 گھنٹے کا، پتہ سے لگا 22 گھنٹے کی، پھر لگتے تھے زیادہ، ہم کبھی 14 گھنٹے کبھی 15 گھنٹے میں بھی جموں پہنچتے تھے۔ اور آج مجھے لگتا ہے کہ جو وہ SRTC کی بسز ہیں وہ بھی 4-5 گھنٹے میں پہنچ جاتی ہیں، اور اگر سیلف ڈرائیو کریں گے، چھوٹی کار ہم لے جائیں گے تو 3-3.5-4 گھنٹے میں انسان آرام سے اس میں۔ اور دوسری چیز ہے کہ جو ابھی روڈ پہ کام چل رہا ہے، اگر ہم بانیحال کی بانیحال اور جو رام بن کا جو پیچ ہے اس میں اگر ہم بات کریں تو جب وہ راستہ جو بن رہی ہے سڑک جب وہ مکمل ہو جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بہت اور بھی جو ہے کمی آ جائے گی، تب تک ٹرین بھی متوقع ہے، تو بہت جو سفر کی آسانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرے، اور ماہ رمضان کے یہ جو متبرک دن گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ہمارے لیے عبادتوں کے دن بن جائیں، نہ صرف وہ افطاری پلیٹرز کی جو ابھی ہم دیکھتے ہیں صرف سوشل میڈیا پہ فلاں جگہ افطاری پلیٹر، اور اس میں اتنا کھانا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد انسان کو پھر عبادت کرنے کا کوئی من رہتا ہوگا۔ اور ہم بارہا اس پروگرام کے ذریعے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ ماہ رمضان جو کھان چانوں کی ریت کی عبادتوں کی ریت، پنن گناہن پر مغفرت منگنوں کی ریت، یہ پنن گناہن پر نادم گژھنوں ریت، اللہ تعالیٰ منگن کہ خدایا نار جہنم کے نار نش کر اس آزاد، اس واریاہ مشکلات، پرٛٮ۪تھ رنگٕچ مشکلات، تمن مشکلاتن خاطر اللہ تعالیٰ منگن سہل تو آسانی، مگر یم سات وچھان یہ جو ہمارا یہ چلن ہو گیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء، اور صرف ایک دوسرے سے جب ہم فون پہ بات کرتے ہیں کہ افطاری میں کیا کھایا، سحری میں کیا کھایا، اس میں تو یہ کھانے پینے کی جو باتیں ہیں یہ لازمی جزو ہے ہماری زندگی کا کھانا پینا، لیکن کھانے پینے کے لیے ہی نہیں یہ سب چیزیں ہیں۔ آپ یہ ایک مہینہ جو ہے اس میں شیطان کو بند رکھا جاتا ہے، اس لیے عبادتوں کے لیے جو
ایک فضا بن جاتی ہے. اس کو ابھی ہمارا موسم بہار تو آنے والا ہے, لیکن نیکیوں کا موسم بہار جو ہے وہ آلریڈی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو لمحے, یہ ساتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں, یہ بارآور ثابت ہو جائیں ہمارے لیے. اور پروگرام گڈ مارننگ جے کی شروعات ہم نغمے سے کرتے ہیں. آج نسیم الحق صاحب کی خوبصورت اور خوش لہن آواز میں انتخاب ہے اس خاص نغمے کا. آپ دیکھیے, محظوظ ہو جائیے, اور اس کے بعد گڈ مارننگ جے کے پروگرام میں مزید باتیں ہوں گی. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ جے کی. حیات کی سلسل پکوان چروزم, حیات کی سلسل پکوان چروزم, دکھندگن گمن متون چروزم, حیات کی سلسل پکوان چروزم. نفس کی دان چھکرت جائے جائے, نفس کی دان چھکرت جائے جائے, بیچارس آدمس نچون چروزم, بیچارس آدمس نچون چروزم, دخندگن گمن متون چروزم, حیات کی سلسل پکوان چروزم. زمانس برونٹ کنی اسوم چروزم, زمانس برونٹ کنی اسوم چروزم, دخندگن گمن متون چروزم, حیات کی سلسل پکوان چروزم. وقتس سۭتۍ لوٚت لوٚت دۄکھ مشان پوٚز, چھِ وقتس سۭتۍ لوٚت لوٚت دۄکھ مشان پوٚز, دلس کانٛہہ خار ہیوٗ سنوُن چھُ روزُن, دلس کانٛہہ خار ہیوٗ سنوُن چھُ روزُن, دۄکھندگن غمن متوُن چھُ روزُن, حیات کہِ سلسلن پکوُن چھُ روزُن.
नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं आपका मनपसंद ब्रेकफास्ट शो, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। आज जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे 13 मार्च 2025, और इस दिन को बैनुल अक़वामी सतह पर वर्ल्ड किडनी डे के तौर पर मनाया जाता है। और एदाद शुमार के मुताबिक जो अभी इस मर्ज में मुब्तला है, जिनकी किडनीज ख़राब है, उसमें बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। और इस दिन का मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस डाली जाए, उनको बेदार किया जाए कि किस तरीके से हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम को, हम अपने बॉडी ऑर्गन्स का तहफ़्फ़ुज़ करें और उनको इन बीमारियों से दूर रखें और बचाएं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज आपकी एक ख़ास मेहमान से मुलाकात कराएंगे, लेकिन आपको और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हम रुकते हैं एक तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार आज के मेहमान के साथ मुलाकात। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एंड.के, और गुड मॉर्निंग जे.एंड.के प्रोग्राम में आप वक्त हो चला है कि हम आपकी मुलाकात आज के मेहमान शख्सियत से कराएं। एक ऐसा नाम जो इल्मी हलकों में, अदबी हलकों में, समाजी हलकों में माना जाता है। एक ऐसा नाम जिससे आप मानूस हैं। इनके जो अदब पारे हैं वो काफ़ी मशहूर हैं। इनका जो अदब में जो इनका जो एक खातिर खा इजाफा इन्होंने किया है अपने कलम से, उसके लिए इन्हें मकामी सतह पे, कौमी सतह पे बहुत बार पजीराई भी हुई है इनकी। और आज बनफ्स नफीस हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है मशहूर शायर, कलमकार, नक़ाद, ट्रांसलेटर और अदीब जनाब परवेज़ मानूस साहब। अस्सलाम वालेकुम और आपका वालिहाना इस्तकबाल है। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग जे.एंड.के की टीम और नाज़रीन को मेरा प्यार और खलूस भरा सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक बार फिर यहाँ नाज़रीन के रूबरू होने का मौका फराहम किया। बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। मैं भी याद कर रहा था कि इसी मंच पे आज से 9 साल पहले मेरी आपके साथ पहली मुलाकात हुई है। सन 2016 में मैंने एक प्रोग्राम आपका कंडक्ट किया था। तब आपका एक नावल छप के आया था और उसी के तनाजुर में वो प्रोग्राम हुआ था। उसके अलावा कुछ शायरी मजमुआ वगैरह भी छपा हुआ था। तो तब से लेके इंसान जो है हर दिन इंसान की एज में इजाफा करता है, इंसान बूढ़ा होता जा रहा है। लेकिन अदीब के साथ एक अलग मामला है कि जितना अदीब बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, उसका फ़न उतना जवान हो जाता है। और तब से लेके अभी तक काफ़ी इजाफा हुआ है। आपके कलम की जो तहरीरें हैं वो लोगों के दिलों तक पहुंची हैं और बहुत पजीराई हुई है। हम अक्सर बेशतर देखते हैं, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत कुछ देखने को, सुनने को मिलता है जो आपके कलम की पैदाइश होती है। खैर, ये अदब के हवाले से तो हम बात करते रहेंगे। आप आए हैं इस प्रोग्राम में इससे कबल भी, बट एक मामूल है हमारा कि हम पूछते रहते हैं तब भी कि क्योंकि हमारे नाज़रीन के जो तादाद है उसमें इजाफा होता रहता है कि तो कच पेट छो तो रोज़ान कच छो तो इल्मी सफ़र मुख्तसरन करो मिनटस खंडा पर कहा तम पति मेन टॉपिकस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने एक आदम को दुनिया में लाना है और जिस तरीके से लाना है वो वही जानता है। मैं भी जो छानापुरा में मेरी पैदाइश हुई है, श्रीनगर छानापुरा में, तो मेरे वालिद जो थे, वालिद साहब वो आर्मी में ऑफिसर थे। तो इस सिलसिले में उनकी जो तब्दीलियाँ, ट्रांसफ़रें होती रहती थी मुख्तलिफ जगहों पर। तो इसी दौरान उनका जो तबादला है वो पुंछ में हुआ, ज़िला पुंछ। तो उनकी फिर शादी भी वहीं हो गई। तो मेरी जो वहाँ थोड़ा बचपन मेरा सारा मातामाल से पूंछ, मातामाल से पूंछ, तो मेरा बचपन वहीं गुजरा। और फोर्थ तक मैं यहाँ पढ़ा। फोर्थ के बाद वहाँ चले गए, वहाँ मैट्रिक की, फिर वापस आना जाना लगा रहा है ऐसे ही। तो इस दौरान मेरी उनका जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद मुझे घरेलू जिम्मेदारियाँ जो हैं उनका बोझ उठाना पड़ा। तो मेरी जो उस वक्त तैनाती हुई एजुकेशन में एज ए लैब असिस्टेंट। तो आज अल्लाह के फजल व करम से मैं अच्छे ओहदे पर फाइज हूँ, मास्टर ग्रेड में हूँ। तो जो ये
सिलसिला अदब का सिलसिला था, ये तो 9th 10th से ही शुरू हो गया, लेकिन वो पेड़ लगता है तो फिर उस पर आबियारी होती है उसकी, फिर वो आस्ता आस्ता उसके ऊपर कॉम्पलें फूटती हैं, फिर फल आते हैं, तो फल आते आते वक्त लग गया, तो 89 से मैंने अपना कलमी सफ़र जो है वो शुरू किया, और अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने हर सिनफ पर काम किया, चाहे वो तर्जुमा निगारी हो, चाहे वो अफसाना हो, शायरी हो, तहकीक हो, ड्रामा निगारी हो, और अब इस उम्र में पहुंचकर नावल की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान हो गया है, और इंशाल्लाह 36 के करीब मेरी जो कुतुब है इस वक्त तक मंजर यहाँ पर आ आपने कहा तबा आजमाई की, तो हम तो ये कहेंगे कि लोहा मनवाया, क्योंकि इस दौर में जब हम लिख रहे हैं, जहाँ मैं कल जब आपके साथ फ़ोन पे भी बात हो रही थी, तो ये मुशाहिदा है कि अभी शायद लिखने वाले ज़्यादा हैं, पढ़ने वाले कम हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जो पढ़ने वालों की तादाद है जो थी उसमें बतदरीज कमी आ रही है, तो उसमें शायद कहीं ना कहीं हमारे कलमकारों पे भी एक जिम्मेदारी है कि क्या वो वही लिखते हैं जो हमारे कारीन को चाहिए, या आपको लगता है कि कुछ और वजूहात हैं जिसकी वजह से पढ़ना कम हो गया, लिखना तो कम नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं कि किताबें आ रही हैं और मयारी किताबें आ रही हैं, हालांकि हम अहले ज़ुबान नहीं हैं अगर हम उर्दू की बात करें, लेकिन तब भी काफ़ी मवाद आ रहा है और मयारी मवाद आ रहा है। उसमें दो चीज़ें हैं उसमें कि एक तो जो हम लिखें वो वक्त के मुताबिक लिखें, जैसे 1857 में जो गदर हुआ हमें क्या मालूम है उस वक्त क्या हुआ, अगर वो कलम बंद ना हुआ होता तो हम उससे ना आशना रहते। इसी तरह जो ये दौर चल रहा है, अगर हम इस दौर को अपने इसमें तहरीरों में कलम बंद ना करें, जगह ना दें, तो आने वाली नस्ल को कहाँ मालूम होगा कि 2025 में क्या हो रहा था, या 1990 से लेकर इस दौर में पीछे क्या हुआ। वो आपको जिंदा रखता है, वो अदब आपको जिंदा रखता है। एक अदब सतही होता है, एक बेहतर होता है, और एक शाहकार अदब होता है। आप लिखें, लिखना आप शुरू करें सतही से, लेकिन आपका इख्तिताम जो है वो शाहकार अदब पर होना चाहिए, क्योंकि आपकी बाद की चीजें जो हैं वो याद रह जाती है लोगों को, पहली चीजें भूल जाते हैं लोग। ये एक ऐसा सिलसिला है कि पूरी उम्र इंसान जो है वो सर्विस करता है, मुलाजमत में होता है। जो पिछले 4-5 साल उसके होते हैं, अगर वो उस 4-5 साल में अपने आप में बदलाव ना लाए, तो वो जो 25 साल है पहले उसके, वही जो उसका अमला जो है उसके साथ जो स्टाफ मेंबर है वही याद रखते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि हम वक्त के साथ चलें। वक्त को अपने के साथ चलाने की जरूरत नहीं है, ना वो चलेगा किसी के साथ। वो वक्त ऐसा दरिया है, वो बहता रहता है, आप उसके साथ बहें, और जो चीजें, जो लवाजमात हमारे इस वक्त हैं, हम उन चीजों को जगह दें। आपने देखा होगा मैं शायरी करता हूं तो वक्त के नब्ज पे होती है, मेरी कोई तहरीर होगी वो वक्त के नब्ज पे होगी। वो इसीलिए होगी कि पढ़ने वाले को लगे मेरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मेरी कोई चीज शाया होती है या फेसबुक पे होती है तो लोग फोन करके बताते हैं कि अच्छा लगा, कहते तो क्या छुपाई ये दलील छ गम्स, मतलब कई बार ये हमसाए मंज स्टोरी गम्स जो अफसाना होता है, तो मैं भी उसको कहता हूँ मैं चुप बूझमुत, मुझे हालांकि कुछ पता नहीं होता है, तो लेकिन अल्लाह ताला जो है वो वही चीजें आपके जहन में डालेगा जो आप सोचेंगे। अगर आप गलत चीज लिखना चाहेंगे तो सोचेंगे, समाज से जुड़ के रहना है। अगर आप समाज से कट के रहेंगे तो वो चीजें ना लोगों को पसंद आएंगी। और पढ़ने का जो जहां तक सिलसिला है उसके कुछ हम भी जिम्मेदार हैं, कुछ इस वक्त सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, उससे हम जुड़े हुए नहीं है। जो जुड़ा हुआ है जो वो पढ़ता है। हम आप देखते हैं ऑनलाइन दुनिया पढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि पढ़ना खत्म हुआ है, लेकिन किताबों की अहमियत जो है वो महदूद हो गई है। आपने सुना होगा वो इसकी गुलजार साहब की एक नज़म है, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, वही हालत हो गई है। हम लिखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, लेकिन इसका नकास कुछ नहीं है। और आप यकीन करें कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बांटनी पड़ती है। जो नया जो सिस्टम आया है डाक का, उसमें 100 रुपया एक किताब को आपको जो है वो डाक खर्च लगता है, और हम जिन लोगों को भेजते हैं लगाकर भेजते हैं, लेकिन यही उम्मीद है कि ये पढ़ने वाले हैं, उन लोगों को देंगे, ये पढ़ने वाले हैं।
یہ तो वजह है। लिखने का फन यही है कि जिस तरह से आपने अभी गुलजार साहब की उस नज़म की बात की, वो मुझे लगता है कि वो मैंने लिखी है। हाँ, बिल्कुल। आपको लगता है कि आपने लिखी है, माजिद को लगता है कि इसने लिखी है। क्योंकि जब आप तर्जुमानी करते हैं, हकीकत की तर्जुमानी करते हैं, समाज में जो मामलात हैं उनकी तर्जुमानी करते हैं, तो हर किसी को वो उसके साथ कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। मेरा यहाँ पे ये सवाल होगा क्योंकि आप चिनाब के किनारे भी रहे हैं और यहाँ जहलम के किनारे भी रहे हैं, तो जो आपने जब शायरी का इंतखाब किया, चूँकि आप अफसाना निगार भी हैं, ड्रामा भी लिखते हैं, तर्जुमा भी, मुख्तलिफ जो सिनफ है उसके साथ आप वाबस्ता हैं, तो इस माहौल का आप पे क्या असर रहा और फिर आपने जो लिखने का जो शुरुआत है कहाँ से की और किस शायर को या रहबरी कहाँ से ली? हाँ, रहबरी ऐसा है कि हमारे वहाँ पूंछ में जो है वो कृष्ण चंद्र जो है बिल्कुल, वो बड़े चोटी के मंजूम हैं वो दोनों, बिल्कुल। तो उनके उस्ताद थे दीनानाथ रफीक साहब। जब मैंने नया नया लिखना शुरू किया तो किसी ने मुझे कहा कि फलां यहाँ देखता है, उसको दिखाओ। जब उनके पास जाते थे तो 2 4 5 चीज़ें लेकर तो या तो फाड़ देते थे या वो कहते थे ये कुछ नहीं है, ये है, वो है, तो हम निकल आते थे। तो आस्ता आस्ता वक्त बदला तो उनको भी लगा नहीं इसको सीखने की सलाहियत है, तो उन्होंने वो कुछ चीज़ें जो हैं मार्क करके दी, ये ऐसे है, शायद ये है, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। तो वहाँ से एक सिलसिला चल निकला, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते वक्त लग गया। ये ऐसा नहीं है, इसमें शायरी में लवाजमात हैं, आपको पता है, पहले अरूज है, फिर बहर है, फिर काफिया रदीफ है। काफिया पैमाई तो हर इंसान कर लेता है, लेकिन उसमें वो जान डालनी, उसमें वो रूह डालनी, वो बड़ी बात है, जो जिसका नाम फन है। अब आपकी शायरी जो है उसमें फन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें फन नहीं है, शेरियत नहीं है, तगज़ुल नहीं है, तो वो शायरी रूखी फीकी हो जाएगी, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर जो थोड़ा दिलचस्पी बढ़ी मुताला करने की, तो उसमें सबसे पहले मजहर इमाम को पढ़ना शुरू किया। तो वो फिर देखा कि आज़ाद नज़म नहीं, एक आज़ाद गज़ल भी एक चीज़ है। वहाँ तक तो नहीं पहुँच सके, सही बताएं, लेकिन इस दौरान बड़ा नाम था इस वक्त बशीर बदर साहब का बहुत नाम था, तो उनको पढ़ा तो ऐसा लगा कि ये जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जैसे मैं ही कह रहा हूँ, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहाँ दरिया समंदर दरिया नहीं रहता। बिल्कुल। तो ये चीजें बड़ी टच कर गई, तो मेरा रुझान जो उसी तरफ मुड़ गया, मैं उनसे बहुत ज्यादा मुतासर हो गया। तो मैंने अपना एक वही सिलसिला लेकर चला मैं कि जो लिखना है उनकी चीजें जो है बिल्कुल आप देखिए समाज के साथ उनका जुड़ाव है, और वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मेरी बात कर रहा है। जो भी है, उनका एक शेर है कि क्या है वो बस आप भी तूने दी है जमीन, वो है पाँव फैलाऊं जिंदगी, तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन। बिल्कुल। पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। बिल्कुल। कितना गहरा शेर है ये, कितनी गहराई है इसमें। तो ऐसी चीजें पढ़कर जब आप पर खुद आपका जहन जो है उसी तरफ, तो फिर ऐसे उस्तादों की सरबराही में, ऐसे उस्तादों की रहनुमाई में परवेज मानूस जैसे जो कलमकार हैं वो जन्म लेते हैं, और जब बात हौसला अफजाई की होती है तो बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, जो बड़े टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। ऐसी एक कोशिश की दूरदर्शन ने, जो सिंगिंग में अपना टैलेंट रखते हैं, सिंगिंग स्टार ऑफ जे.एंड.के के नाम से उनके ऑडिशंस हुए पहले, फिर रिकॉर्डिंग्स हुई, मुकाबला हुआ, किसने जीता किसने हारा, और ये एक सीरीज आ रही है जो बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है, सिंगिंग स्टार ऑफ जे.एंड.के, जो अपने तकमील के आखिरी मराहिल में है। उस सिंगिंग स्टार ऑफ जे.एंड.के पे मबनी एक छोटा सा प्रोमो देखिए, उसके बाद जो गुड मॉर्निंग जे.एंड.के प्रोग्राम है इसका सिलसिला जारी रहेगा। तो जी नाज़रीन, ये प्रोमो सिंगिंग स्टार ऑफ जे.एंड.के जो आ रहा है, जो लोकल टैलेंट है उसके लिए प्लेटफॉर्म है। आप इसको फॉलो कीजिए और मेक श्योर आप इसको ज़रूर देखें। तो हम अपने जो मेहमान से उससे सिलसिला कलाम को जारी रखेंगे। तो जैसे आप बात कर रहे थे कि अब आप चिनाब की बात कर रहे थे, तो फिर अब जब वादी वारिद हुए, एक जो ऑडियंस होता है, उनका जो टेस्ट होता है, वो कैसा लगा आपको? वहाँ की जो ऑडियंस है, यहाँ की जो ऑडियंस थी?
میں جب 97 میں ادھر ٹرانسفر ہو کر اچھا، آیا پھر تو آپ- اس وقت یہاں ادبی سرگرمیاں ٹھیک ٹھاک کافی تھی، اچھی اچھی تھی۔ تھی. تو میں اپنی جگہ خوف زدہ بھی تھا کہ میں یہاں اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کر سکوں گا، لیکن الحمدللہ، شکر الحمدللہ، وہ ناشکری جو ہے وہ کفر ہے کہ مجھے دوردرشن نے اس وقت بہت سپورٹ کیا. اوکے، یہاں 98 سے 99 سے جتنے بھی مشاعرے ہوتے تھے ان سب مشاعروں میں مانو صاحب آتے تھے. بالکل مسلسل آتا تھا. ڈاکٹر نذیر صاحب تھے یہاں اور ناصر منصور صاحب تھے، یہ باقی کافی سارے لوگ تھے. تو انہوں نے ایک دو بار کلام لیا، دیکھا انہوں نے مجھے، جاوید رشید صاحب تھے، انہوں نے، تو وہ ایک کنٹینیوٹی شروع ہو گئی. تو طرح میرے ساتھ تو- جو عملہ تھا، جو میرے ساتھ پڑھتے تھے، تو انہوں نے بھی حوصلہ افزائی کی. پھر آپ کو لکھنا بھی پڑا نا اس کے لیے، جب مشاعرے میں نیا نیا کلام پڑھنا ہے. نیا پڑھنا ہے. اور پھر ایسا ہوا کہ نذیر صاحب کا ایسا تھا کہ پنجابی مشاعرہ ہے، نہیں آپ پنجابی میں لکھو. اوہ۔ جناب میں کیسے لکھوں؟ نہیں لکھنا ہے، لکھ دیا. آپ گوجری میں لکھو، پہاڑی میں. پہاڑی میں لکھو، حسینی مشاعرہ ہو، نعتیہ مشاعرہ ہو، غزلیہ مشاعرہ تو ہو. اس سے جو ہے جو مختلف اصناف ہیں فن کی شاعری اس میں، میں تو وہ نکھار آ جاتا ہے، وہ ٹیلنٹ پہچان لیتے تھے. تو وہاں سے مجھے بڑا بوسٹ ملا اور میں یہاں ایڈجسٹ ہو گیا. کچھ لوگوں کو کھلتا بھی تھا میں کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئے، ہر پروگرام میں کہاں سے آ اس میں گیا. بھی- اس میں بھی آ گیا. کچھ مخالفتیں بھی ہوئی، لیکن جو قدردان ہوتے ہیں، جو جوہری ہوتا ہے، علم وہ ان کا چیزوں کوئی کی جواب پرواہ نہیں نہیں ہے۔ کرتا ہے. ان کو پتہ تھا ہمیں کیا کرنا ہے اور میں آتا رہا. تو میں نے اپنا آپ سٹینڈ کیا یہاں پر. ریڈیو اور دوردرشن دونوں کو لے کر میں چلا ہوں، اور اس میں میری زندگی بنانے میں ریڈیو اور دوردرشن کا ایک اہم رول ہے. بہت تو بہت بہت وہ شکریہ. اور یہ کہنا اصل میں بھی ضروری ہے. بالکل یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی محسن ہوتا ہے پھر اس کا ذکر انسان بڑے پیار سے کرے، ادب سے کرے اور دل سے کرے تو اچھا لگتا ہے. اور دوردرشن نے واقعتاً ایسے جو قلمکار ہیں، فنکار ہیں، ان کو پلیٹ فارم دیا ہے. جیسا کہ بھی ہم سنگنگ اسٹار کی بھی بات کر رہے تھے. تو جناب آپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کے افسانوی سفر پہ اور جو نئی 2 ناولز جو چھپ کے آئی ہیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں ناظرین. وقفے کے اس پر آئیں گے، آپ تک پہنچائیں گے اخبارات کی سرخیاں. اور آج کے ہمارے جو خاص مہمان ہیں پرویز مانوس صاحب، سرکردہ قلمکار، ان کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جین کے. محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے، اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے، تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ چین کے. ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں آج جو ہمارے خاص مہمان ہیں محترم پرویز مانوس صاحب، جو کہ ایک آتھر ہیں، ایک رائٹر ہیں، مصنف ہیں. ہم اپنے مہمان سے جو ہے سلسلہ کلام جاری رکھیں گے، لیکن آپ تک پہلے اخبارات کی سرخیاں پہنچاتے ہیں. ایک انگریزی روزنامہ اس سے خبر، ہیلنگ اور سٹیلنگ، ₹11.8 کروڑ فرادز ایکسپوزڈ ان گورنمنٹس فری ہیلتھ انشورنس اسکیم. ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں اس کی سرخی ہے، بجٹ اجلاس 2025 کا 9واں دن. ارکان اسمبلی نے وقفہ صفر کے دوران متعدد عوامی مسائل اجاگر کیے. صحت شعبہ میں فعالیت لانے کا حکومت وقت پر زور. اور ایک اردو روزنامہ اس سے خبر، جموں کشمیر میں سرمایہ کاری کرنے والے صنعتکار اور کمپنیاں مقامی نوجوانوں کو صنعتوں میں ملازمت کا پہلا حق. وزیر اعلیٰ صنعتی ترقی کے لیے پرعزم نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری. مقامی باشندوں کی زمینیں باہری لوگوں کو نہ دینے کے لیے حکومت کوشاں. جی ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں اس کی سرخی ہے، گورنمنٹ آئیڈینٹیفائز 625 ایکرز فار انڈسٹریل اسٹیٹس ان کشمیر، پروپوزز 1200 ایکرز فار جموں. جی اور ایک اردو روزنامہ موسم کے حوالے سے اس میں خبر چھپی ہیں، بالائی علاقوں میں برف بارہ، 15 اور 16 مارچ کو پھر بارشیں ہوں گی. اسی اخبار سے اور خبر، لداخ شاہراہ کھولنے کا کام شروع،
बर्फ हटाने की कार्रवाई का आगाज। जी। एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी दो सुर्खियां। हुकूमत नटीपोरा यूसमर्ग रोड पर प्रोजेक्ट की हदबंदी करेगी। नायब वज़ीर आला चनाब पर 41.78 करोड़ रुपए का पुल अगस्त 2026 तक मुकम्मल होगा। नायब वज़ीर आला। और इस अखबार की ये सुर्खी, सूबे जम्मू में 11 डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की तजवीज़। जावेद अहमद राना। रावी कनाल और इसकी ज़ैरी नहरों की मजबूती के लिए 571 करोड़ रुपए की DPRCW को पेश। जी, और एक आखिरी रोजनामा, इससे खबर स्पोर्ट्स के हवाले से, गुलमर्ग टू बिकम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर विंटर स्पोर्ट्स मिनिस्टर। एक आखिरी रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है, साइबर क्राइम यूनिट रिकवर ₹10 लाख इन ऑनलाइन फ्रॉड केसेस। और इसकी एक तज्जिया है वी द पीपल उन्वान के तहत, एप्पल इंडस्ट्री बीइंग बैकबोन ऑफ कश्मीर इकोनॉमी फेसेस इन्वेजन बाय इंपोर्ट ऑफ फॉरेन एप्पल्स। और आज के हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान तशरीफ फरमा हैं, जनाब परवेज़ मानूस साहब, जो सरकर्दा कलमकार हैं, अफसाने निगार हैं, ड्रामा नवीस हैं, क्या क्या नहीं है, शायर हैं, बहुत सारे हैं जो फैसेट्स हैं इनकी लाइफ के। लेकिन थोड़ा सा हम अफसाने के बारे में बात करेंगे। अफसाना चूंकि अगर हम 10 चीज़ों में कहें तो सबसे ज़्यादा जो जिस पे दस्तरस है, या ये कहें कि जो आपका पसंदीदा है, शायद मेरे हिसाब से शायरी तो इंसान जब मूड बना तो लिखा, लेकिन अफसाने के लिए तो बाज़ाब्ता आपको तैयारी करना पड़ती है। तो ये अफसानवी सफ़र कब शुरू हुआ और इसके पीछे क्या वजह है कि आपने इस चीज़ को, इस सिनफ को आपने ज़्यादा प्यार दिया? बच्चों में जो काफ़ी 4-5 बच्चे होते हैं किसी को, तो एक थोड़ा लाडला होता है, तो ये वो लाडला आपका अफसाना लगता है। बिल्कुल, आपने सही जो है वो रग पर हाथ रखा है कि ये जो फर्स्ट टाइम मेरा जो पब्लिश हुआ है वो अफसाना ही हुआ है। अच्छा, पहली जो तहरीर है, शायरी मेरा मतलब मेरी जरूरत नहीं होती थी कि मैं पब्लिश करवाऊं, कि उसमें बहर है, वजन है, बाकी चीज़ें हैं। लेकिन अफसाना जो है वो पहले मैंने छोटे छोटे अफसाने लिखे, अफसानचे लिखे। तो उस दौरान वो हिंद समाचार बहुत चलता था। बिल्कुल, हिंद समाचार से ही हमने शुरू किया। तो हर हफ्ते हिंद समाचार में एक अफसाना आता था। जुमेरात को पेपर आता था, जुमेरात वाले दिन। तो किसी न किसी की वहाँ ये, तो वहाँ हमारे एक दोस्त थे, वो जावेद राही, वो आज कल्चर अकेडमी में अफसर हैं। राही साहब। तो पहले उनका छपा, हालांकि वो मुझसे छोटे थे। तो मैंने देखा, उसका नाम देखा मैंने अखबार में, मैं ढूंढते हुए उसके पास गया। तो मैंने कहा यार मुझे भी एड्रेस दे दो। उसने एड्रेस दिया, तो अब मैंने भेज दिया अफसाना। हाँ, अब लिखा, हाथ से 2-3 पेज लिखे, भेज दिया। तो अब जुमेरात तक तो नींद नहीं आ रही थी कि पेपर आएगा, देखूंगा, पेपर आएगा, देखूंगा। वहां से बस स्टैंड का 1 किलोमीटर सफर है। तो बस स्टैंड पे मैं खड़ा रहा। मैंने कहा आज अखबार रात आएंगे, वो दुकानदार लाएगा। उसके जो ही आया तो मैंने पहला पेपर उठाया, मेरी कहानी छपी हुई थी, एहसास। अच्छा, छपी थी। तो बस मेरी फिर खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो मैंने कहा कि बस मेरी, तो कुछ दिन हुए, 1-2 दोस्त मिले, आपकी कहानी बड़ी बड़ी अच्छी थी, ये है वो है। वहां भी कुछ लोग, तो जाते हुए जो मसाफत थी वो तवील हो गई, लेकिन आते आते पता ही नहीं चला, आते हुए तो पता ही नहीं चला आते हुए कि मैं कैसे घर पहुंच गया। तो 2-4 दिन तो बड़ा इस पर जोश रहा, दिमाग में भी चढ़ा रहा कि मैंने कहानी मेरी छपी है। तो फिर मैं हर दूसरे-तीसरे दिन एक कहानी भेजता। रो तो लगती नहीं थी। फिर एक हफ्ता छोड़कर, लेकिन जो मेरे दिल में तजस्सुस था वो वही था। मैं हर दिन, हर जुमेरात को जाता था कि अखबार होगा। उस बार नहीं छपती थी, लेकिन किसी न किसी की छपी होती थी। तो ये उससे पढ़ने में ज्यादा ही मड़ा। इसी दौरान फिर गुलाबी किरण, खातून मशरक, डाइजेस्ट वगैरह बाकी चीजें जो पढ़ने, उन दोनों बड़े मशहूर थे, बहुत साले थे। तो अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि मैं जिसको भी भेजता था तो कहानी कभी वापस नहीं आई, वो छप जाती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, ये सफर चल निकला है। तो शायरी थोड़ा मैंने एक तरफ रख दी, अफसाने की तरफ निकल गया मैं। तो अब मुशायरे वगैरह जहाँ होते थे वहाँ शायरी पढ़ते थे, मुशायरे होते थे। शेख सजाद पुंची साहब थे, उन्होंने एक प्लेटफार्म फराहम किया हमें, यंग जनरेशन को, वहाँ जिन्होंने मुद्दत किया हमें। तो वहाँ मुशायरे वगैरह शुरू हुए। तो किताब मेरी जो पहली आई 1992 में, वो आई बीते लम्हों की सौगाते शायरी की। ओके, अच्छा, किताब आपकी शायरी की। दोस्तों ने मजबूर किया, नहीं आप किताब छापो। छापते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ऑफिसर थे, अच्छे ये थे, तमाम स्कूलों में भेजी गई, बाकी जगह पहुंच गई किताबें। किताब की कीमत 75 रुपए थी, 2-3 एडिशन छपे। तो उस वक्त आपके पास 30,000 या 20,000 रुपया हो तो बहुत होता था। तो अल्लाह ताला ने करम कर दिया।
तो साथ ही मैंने अफसानों की किताब तरतीब दी। मेरे कश्मीर के एक दोस्त थे वहाँ, उन दिनों वो ड्यूटी थे, वो कातिब भी थे बहुत अच्छे, उस वक्त कताबत हाथ से बिल्कुल करते थे। हाथ से ही का। तो मंजूर कादरी साहब, तो उनको मैंने दिए। तो सबसे पहले क्योंकि मैंने जिसकी सरबराही में लिखा था वो खालिद हुसैन साहब है, पंजाबी के बहुत बड़े राइटर हैं, जनाब। उन्होंने भी बहुत सारी कहानियां मेरी फाड़ दी हैं। तो कुछ कहानियां जो है अच्छी थी, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, ये है। तो करते करते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जो किताब उनके हवाले की तो उन्होंने बहुत अच्छा पेश लफ्ज लिखा और हौसला अफजा लिखा कि इसको कहानी पर पूरी दस्तरस है और ये कहानी लिख सकता है। तो किताब 95 में आई। तो यही वजह रही कि अफसाने के साथ ज्यादा जुड़ाव रहा। वो जो सफर है ये जारी रहा। और शायरी के हवाले से भी आपका एक बड़ा मशहूर जुमला है जो मुझे बड़ा पसंद है खुद, कि इंसान को या तो गुर्बत या इश्क शायर बना देती है। उस पर भी हम बात करेंगे जरूर। एक छोटे से वक्फे के लिए रुकते हैं नाजरीन, वक्फे के उस पर आएंगे तो परवेज मानूस साहब के साथ सिलसिला कलाम जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। क्या आपको पता है आप अपनी सालाना बिजली बिल को 0 बना सकते हैं? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम JNK के आवाम को अब सोलर रूफटॉप्स मुहैया करवा रही है 65% तक की सब्सिडी के साथ। आप हमारे रजिस्टर्ड वेंडर्स के जरिए अपने घर में सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं और अपने बिजली बिल को काफी हद तक घटा सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सैफी कंठ है। मैंने 6 किलोवाट का ये सोलर ऑन ग्रिड लगवाया, मुझे काफी सहूलियत हो गई, बिल भी कम आने लगी। इसका जो कॉस्ट है 3,08,000, उसमें सेंटर की तरफ से आती है 80,500 रुपीज की सब्सिडी, वो मुझे मिल गई है। ऑन ग्रिड में क्या फायदा है, उसमें अगर आप जो भी जनरेट करेंगे, अगर आप वो यूज नहीं कर रहे हैं, वो ग्रिड को जाएगा, आपको वो काउंट होगा एज एक्सपोर्ट एनर्जी और आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। मतलब आप समर्स में जो यूनिट्स ग्रिड को दे रहे हैं वो आपके क्रेडिट्स में स्टोर होंगे और विंटर्स में आपकी यूजेज को यही क्रेडिट यूनिट्स कॉम्पनसेट करेंगे, जिससे आपका बिल बहुत ही कम हो जाएगा। अगर एक नॉर्मल कंज्यूमर लेंगे, ठीक है ना, जिसकी बिल तकरीबन 3,000 रुपए आती है महीने की, अगर वो 5 किलोवाट सोलर जो रूफटॉप लगाएगा उसकी बिल ज्यादा से ज्यादा 15, 20, 25 या 30 रुपए आएगी। आप इस फैसिलिटी को आसानी से फाइनेंस करवा सकते हैं। सरकार ने तो ऑलरेडी 2 करोड़ 84 लाख रुपए की सब्सिडी कस्टमर्स को रिलीज कर दी है। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए www.pmsuryagar.gov.in पे रजिस्टर करें और KPDCL के चुने हुए वेंडर्स से ही सोलर रूफटॉप्स लगवाएं। जल्दी कीजिए, ये स्कीम कुछ ही वक्त के लिए दस्तयाब है। ब्रॉट टू यू बाय कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाज़रीन, एक मतलब फिर आपका इस्तकबाल। हम बात कर रहे हैं अपने मेहमान परवेज मानूस साहब से। तो जैसे आप बात कर रहे थे अफसाना निगारी के बारे में, तो जो आपकी पहली किताब आई थी उसके बाद आज भी आपके जो है मंजर आम पे 2 नॉवेल्स आई हैं। तो नॉवेल निगारी की तरफ जो आपका जो रुझान रहा वो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। नॉवेल निगारी के बारे में ऐसा है कि 1980 में जब हम यहाँ थे श्रीनगर में, तो जब छुट्टियां हो जाती हैं तो हमारे एक दोस्त थे वहाँ मोहल्ले में, तो उन्होंने कहा जी मेरी अपॉइंटमेंट हो गई है कहीं फिशरीज में। मेरे फादर से बात की तो अगर आपका बेटा जो है वो घर बैठा हुआ है तो मैं वहाँ दुकान पे रखता हूँ कहीं सेल्समैन, तो मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने कहा ठीक है, घर में बैठ के क्या करेंगे। तो वहाँ एक दुकान थी, तंबाकू की दुकान थी, तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरा थोड़ा टेस्ट लिया, वो हिसाब किताब देखा तो रख दिया। वो पंजाबी थे वो, तो मैं भी पंजाबी बोलता था, उनको बहुत अच्छा रहा मेरे साथ ही। उनकी बेटियां 2 थी, वो बहुत ज्यादा पढ़ती थी ये कॉमिक्स वगैरह ये वो। अच्छा, नॉवेल। हर रोज आते थे, कहते भैया चलो अब्दुल्ला न्यूज एजेंसी के पास, वो 1-2 किताबें लेती थी वो। फिर वो मुझे कहते ये देकर 2 देकर 1 वापस लेना, 2 किताबें देकर 1 वापस लेना। तो मैं थोड़ा हिंदी भी पढ़ता था, मैं बैठ के पढ़ता था वो, उसने मुझे दी, मैं दिन भर खत्म की और जाकर 2 उनको दी, 1 वापस ले ली। मेरी नजर पड़ी नावल पर, वहां गुलशन नंदा बहुत मशहूर नावल निगार था, तो मैंने एक नावल लिया तो पढ़ा, रखा अपने पास। अब दिन भर कोई काम था नहीं, मेरा काम था खाली देख रेख करना मजदूरों की। दूसरे दिन फिर दूसरा नावल लिया, पढ़ा, 2 लिए वापस दिया, 1 और लिया, उससे 5 रुपए का नावल था, 2 दिए 1 वापस लिए, ये एक रूटीन बन गई। तो बहुत नावल पढ़े हुए थे मेरे, बहुत ज्यादा। और उसमें गुलशन नंदा था, उसमें क्या कहते हैं जासूसी नावल थे, बाकी चीजें थी। ये जहन में एक जबरदस्त मेरे जहन में था कि नावल लिखना है, नावल लिखना है। तो ये 90 की बात है कि उस जो ये था एक रिसाला मशरकी आंचल, तो उसमें उन्होंने एक ऐड दी थी कि अगर आपके पास नावल है 150 पेज का, आप दे दीजिए, हम फ्री ऑफ कास्ट छापेंगे। तो मैंने लिखना शुरू किया, तो मैंने लिखा तो
तो जब भेजने के लिए सोचा तो मगर मुझे लगा कि ये मयार ऐसा नहीं है, तो उसका जो एंड नहीं हो सका, उसका एंड इख्तिताम नहीं हो सका नावल का, तो वो पड़ा रहा ऐसे ही। तो फिर कोई 10 साल के बाद जब मैंने नावल और 2-4 पढ़े तो मुझे लगा नहीं, ये था ही नहीं भेजने के लायक, मैंने अच्छा किया नहीं भेजा। वो एक जहन पे मेरे एक सवार था, एक जुनून सा था कि 2012-13 में मैंने फिर नावल पे काम करना शुरू किया। तो मेरी पहला नावल जो था वो पहाड़ी में आया, तत्ती छां। ये पहाड़ी जबान का पहला जखीम नावल है, पहला जखीम नावल है। इससे पहले कोई 30-40 पेज का एक औरत का था, उसमें चिट्टी चादर प्यार दी जिंद फिरदौस जीनत का, वो भी अपनी जगह उस वक्त पहला नावल था। तो उसके बाद ये जो इसको पजीराई मिली तो मैंने देखा इसमें 2-3 जबानों में ट्रांसलेशन हुई, पंजाबी में ट्रांसलेशन हुई, गोजरी में ट्रांसलेशन हुई, तो ये लेकर मैं चल गया ऐसे ही। तो उसके बाद बरगश्तगी मेरा एक नावल आया 450 पेज का। बिल्कुल नहीं, वो उस पे तो मतलब काफी फिर उस पे बहस मुबाहिसा हुआ और बड़ी पजीराई हुई। तो अब ये जो पिछला मेरा नावल आया था सारे जहां का दर्द, ये टर्माइल पर था, साफ सुथरा नावल है टर्माइल लेकिन बहुत साफ सुथरा नावल है इसमें। उसके बाद अब मेरा चौथा नावल आया। मुझे वो एक शेर याद आया कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये मिसरा मैंने वहीं से लिया। तो फिर मेरा आया इश्क जिसने भी किया, ये पिछले साल 24 में आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नावल कबीला है पहाड़ी का है, बहुत ये अब आया। इस पे हमें बात करना जरूरी है। इश्क जिसने भी किया और कबीला, इन पे बात होगी। एक छोटे से वक्फे के लिए नाजरीन दोबारा हमें रुकना पड़ेगा। वक्फे के उस पर आएंगे तो परवेज साहब के साथ और बात करेंगे। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन वेलकम बैक। इश्क में संन्यास लेकर बादशाह होते हैं बुद्ध, इश्क एक नजर करम से कर दे नापाकों को शुद्ध। जी हाँ, यही है वो नॉवेल जिसकी हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, इश्क जिसने भी किया। और इसके जो मुसन्निफ हैं हमारे साथ बैठे हैं परवेज साहब, जो आज के इस प्रोग्राम की जीनत बनाए हुए हैं। तो इस नॉवेल के बारे में बताएं कि मौजू का इंतखाब करना और फिर बैठ के लिखना, जैसे आप कह रहे थे कि पहले वो अधूरी नॉवेल रह गई थी, फिर एक मुकम्मल पाए तकमील तक इन नॉवेलों को, ये तो 4-5वीं नॉवेल है आपकी, तो इसके बारे में थोड़ा मुख्तसर। पहले नावल से तो फिर जो पजीराई हुई तो हौसला बढ़ा, तो फिर दूसरा लिखा, फिर तीसरा लिखा, ये चौथा नावल था। तो इसमें थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगा क्योंकि इसका जो मौजू था वो इश्क हकीकी से इसके मजाजी से इश्क हकीकी की तरफ इसका एक था। और इसमें बहुत सारे जो छोटी छोटी जो कहानी है, ज़ीली कहानी है, वो मिलाना, उसमें फिर वो कैरेक्टरों का इंतखाब करना, उस हिसाब से नाम तजवीज़ करना, बाकी चीज़ें करना, उसमें थोड़ा सा वक्त लगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के जब मंजर आम पर आया तो खुदा का शुक्र है कि उर्दू हलकों में जो है, उर्दू के हलकों में अच्छी पजीराई हुई इसकी। और यही एक और नावल जो आपका हाल ही में आया है, इसका कबीला। बिल्कुल कबीला, ये पहाड़ी नावल है। ये पहाड़ी नावल है और ये जो है जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने पहाड़ी और गोजरी सब्जेक्ट शुरू किया है, बीए में उन्होंने इसको जो है ऐड किया है, और पहले को जो है एमए में जो उन्होंने ऐड किया है। तो ये इससे बड़ी खुशनसीबी मुझे लगता है एक आथर के लिए कुछ नहीं हो सकती, उसके जीते जी कुछ चीजें जो है वो निसाब में शामिल हो। चले बहुत बहुत अच्छा। और खुशनसीबी है उन बच्चों के लिए भी जिसका हम जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम में के दौरान कि जिन्हें सिंगिंग में बड़ी महारत थी, रुचि थी, और उनको प्लेटफॉर्म दिया दूरदर्शन ने। और मौरज़े वजूद में आया प्रोग्राम सिंगिंग स्टार ऑफ जे.एंड.के, जो अनकरीब आप देख पाएंगे डीडी कशर चैनल से। इस प्रोग्राम का बड़ी बेसब्री से इंतजार आपको भी है, हमको भी है, अपनी तकमील के आखिरी मराहिल में है। जल्द आप देखेंगे प्रोग्राम सिंगिंग स्टार ऑफ जे.एंड.के। एक छोटा सा प्रोमो और
आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के. ये सिंगिंग स्टार ऑफ जे.एन.के. आप अनकरीब देख पाएंगे डीडी कशिर से, जिसमें जम्मू कश्मीर के जो उभरते कलाकार हैं, जो म्यूजिक में जिनकी रुचि है, उनका जो टैलेंट है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक मयारी प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है दूरदर्शन ने। और हमारे साथ तशरीफ फरमा है जनाब परवेज मानो साहब। आपने लिखा इतना है कि वो समंदर को कूदे मेरे ख्याल से नावल के लिए अलग प्रोग्राम होना चाहिए, एज नॉवलिस्ट, एज अफसाना निगार अलग प्रोग्राम, शायर अलग प्रोग्राम। और आपका एक बड़ा जो खूबसूरत इजाफा आपने किया अपनी लिखाई में, अपने कलम से, बच्चों की कहानियां पापा जल्दी आ जाना आप ने लिखी है। इसके हवाले से, बच्चों का जो अदब है, इसके हवाले से आपको जहन इस तरफ कैसे मबजूल हुआ, और किस तरह से ये जो प्रोग्राम, ये किताब है, ये मौरज़ वजूद में आई? ऐसा है कि बच्चों के लिए लिखना जो है बहुत मुश्किल है। एक जो बड़ा ऑथर होता है उसको अपने लेवल से नीचे आना पड़ता है। ओके। तो जब आप बच्चे के लेवल में आएंगे, बच्चे की नफ्सियात का आपको पता चलेगा, इसकी नफ्सियात क्या है, इसकी पसंद क्या है, तो फिर आप उसको नजर में रखकर बिल्कुल तहरीर, आम फहम जबान जो है वो इस्तेमाल करके उसके लिए दिलचस्प कहानियां पेश करेंगे, नसीहत आमोज कहानियां पेश करेंगे। इसमें कुछ कहानियां थी, ये मैंने बेटी के लिए लिखी थी। अच्छा। मेरी बेटी दरख्शां थी, उसके लिए मैंने लिखी थी। बचपन में लिखता था कहानियां, फिर मैं उसको सुनाता था। रखते रखते मैंने जमा करके रखी, तो मेरी किताब का एन वोहरा साहब ने वहाँ रिलीज की मेरी बुक। ओके। और उसके बाद जब हम बैठे तो उन्होंने अपने पास बिठाया, उसने मुझे कहा, पंजाबी में बोलते परवेज नहीं बोलते, परवेज, परवेज एक काम करो यार, बच्चों के लिए कुछ लिखो, बच्चों के लिए कुछ लिखो, बहुत ज़रूरी है, ये है वो है, तो हम यहाँ से आपको कुछ प्रोवाइड करेंगे, मदद, माली मुआवनत। तो मेरे जहन में ये आगे, मेरे पास दो किताबें मैंने तैयार की, एक तो कहानियों की पापा जल्दी आ जाना, और एक नज़मों की, पोइट्री की चंदा मामा दूर की। तो मैंने वो भेजा बनाकर उधर सिलसिला, तो कुछ ऐसा सिलसिला था, उनके अपने कोई हिसाब किताब थे, तो नहीं हो सका। तो फिर मैंने जहन में रखा, मैंने कहा मैं खुद छापूंगा। फिर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन उन्होंने कहा हम छापेंगे, फिर उसमें भी कुछ तजाद शुरू हो गया। तो मैंने कहा ये रहते रहते रह गए, 2-3 साल इसको ऐसे ही हो गए। तो मैंने उठाकर दोनों किताबें छाप दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा। एक इसका टाइटल भी दोनों किताबों का बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छा था। और ये जो इस पे आपने ये शेर से शुरुआत की है कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। बड़ा मैं आज भी लिख रहा हूँ बच्चों के लिए, और 2 किताबें मेरी तैयार हैं, इंशाल्लाह उस पर भी जल्दी। दरअसल जब हमारी जो बुनियादें हैं, जब वो मजबूत होंगी, और वो बुनियादें जब इस तरह से परवान चढ़ेंगी, तो जो हमारी अदबी इमारत है वो आलीशान होगी, ये तो यकीनी है। और अब प्रोग्राम के आखिरी मराहिल में अभी हम हैं, 5-8 मिनट हैं अभी प्रोग्राम में, तो नाइंसाफी है कि इतनी कम वक्त में हम आपकी शायरी पे बात करें, लेकिन वो मुझे भी लगा सब चीज़ पे बात नहीं हो सकी, तर्जुमे पे बात नहीं हो सकी, थोड़ा सा हम पे बात नहीं, शायरी के हवाले से जो आपके कलाम हैं बड़े खूबसूरत, मैंने कहा ना, जैसे लगता है कि ये परवेज साहब ने नहीं, मैंने खुद लिखा है। हमेशा इंसान को अगर वो वाली फीलिंग आती है, तो मुझे लगता है कि शायर के लिए उससे बड़ी पजीराई कुछ नहीं है कि उसके कलाम के साथ लोग खुद को वाबस्ता समझते हैं, ये समझते हैं कि ये हमारे दिल की आवाज़ है। क्या सुनाएंगे? एक गज़ल है, ये 2007 में मैंने शुरू की थी, लेकिन कंप्लीट नहीं हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की बरकतें हैं, रमज़ान का हम पर रहमतों का साया था, नज़ूल था। और जब सहरी खाने के बाद आप बेकार होते हैं, तो आप क्या करेंगे, नींद तो आएगी नहीं, अदीब को तो नहीं आएगी। तो ये गजल जो है वो कंप्लीट हो गई। अच्छा, इसका मतलब है कि 18 साल में 18 साल बस इसके 2-3 शेर रह गए, नहीं हो सकी कंप्लीट। तो अब मेरा दिल नहीं माना, मैंने कहा नहीं, आज ये कंप्लीट हो गई, आज नहीं 2-4 दिन पहले। तो एक गजल है कि इस मिजाज की है, आप देखेंगे कि छोड़ के दुनियादारी रब को, छोड़ के दुनियादारी रब को ढूंढेगा दरवेश कोई, छोड़ के दुनियादारी रब को ढूंढेगा दरवेश कोई, तारीकी के इस हुजरे से निकलेगा दरवेश कोई, तारीकी के इस हुजरे से निकलेगा दरवेश कोई, कि एक मजनू का दीवारों से बातें करने का मतलब, एक मजनू का दीवारों से बातें करने का मतलब, इन रमजों को आकिलो दाना समझेगा दरवेश।
बड़ा खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत। इन रमजों को आकिलो दाना दाना समझेगा दरवेश दरवेश कोई, और बस्ती वालों खोल के रखना घर की खिड़की रात गए। और बस्ती वालों बस्ती वालों खोल के रखना घर की खिड़की रात गए। अल्लाह इस राह से करते गुजरेगा दरवेश दरवेश कोई। कोई, बड़ा खूबसूरत। अल्लाह इस राह से करते गुजरेगा दरवेश दरवेश कोई, और नफरत की एक आग भड़क उठेगी जब भी बस्ती में। नफरत की एक आग भड़क उठेगी जब भी बस्ती में, छोड़ के पाँव की मिट्टी को भागेगा दरवेश कोई। ये मुहावरा है, पाँव की मिट्टी बिल्कुल छोड़ना। बिल्कुल, पाऊँ के मिट्टी। छोड़ के पाँव की मिट्टी को भागेगा दरवेश कोई। और ये शेर देखें कि पहरेदारों ने देखी है आग बरसती आंखों से। पहरेदारों ने देखी है आग बरसती आंखों से, शायद अब के जंजीरों को तोड़ेगा दरवेश कोई। शायद अब के जंजीरों को तोड़ेगा दरवेश कोई। और कितना खून है तेरे अंदर शहर के इन मासूमों का। कितना खून है तेरे अंदर शहर के इन मासूमों का। बड़ा खूब। दरिया की लहरों से एक दिन पूछेगा दरवेश कोई। लहरों की दरिया की लहरों से एक दिन पूछेगा दरवेश कोई। और साजिश की काली आंधी को सहरा के इन सन्नाटों में पोशीदा है राज कई। सहरा के इन सन्नाटों में पोशीदा है राज कई। साजिश की काली आंधी को पकड़ेगा दरवेश कोई। और झूठ के जितने कांटे चाहे बिखराओ इस धरती पर। झूठ के चाहे जितने कांटे बिखराओ इस धरती पर, नाम खुदा का लेकर इस पर चल देगा दरवेश कोई। और मैं शॉर्ट करूंगा इसको कि मैं खालिक से मांगता हूं तू भी मांग के देख जरा। मैं खालिक से मांगता हूं तू भी मांग के देख जरा। मेरे दर पर क्यों आया है बोलेगा दरवेश कोई। मेरे दर पर क्यों आया है बोलेगा दरवेश कोई। और मुश्किल में बेहद हूं लेकिन दिल को है उम्मीद बड़ी। मुश्किल में बेहद हूं लेकिन दिल में है उम्मीद बड़ी। मेरी आसानी की खातिर भेजेगा दरवेश कोई। मेरी आसानी की खातिर भेजेगा दरवेश कोई। बड़ा खूबसूरत। और मेरे ख्याल से ये जो 18 साल आप इस पे सोचते रहे, एक एक शेर बुनते रहे, इसको हम कहते हैं बुनना। शेर या गजल, शेर जब तक आपको ऊपर से नहीं मिलेगा हम लिख सकते। एक अफसाना जो है वो शौरी कोशिश है। अब जिस तरफ उसको मोड़ना चाहे, जो मोड़ देना चाहे दे सकते हैं। लेकिन शायरी ये जो अल्लाह ताला की तरफ से है, ये जब आपके जहन में जो ख्याल नहीं आएगा आप नहीं लिख सकते हैं। कहते हैं ना वो कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो ये वाला मामला जो है बड़ा खूबसूरत। नहीं तो आजकल ऐसे ऐप्स आए हैं जहां से आप शायरी भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। और लोग लिखते भी हैं, लेकिन मैंने कहा ना रूह होनी चाहिए उसमें, वो फन होना चाहिए। जब तक आपकी फीलिंग्स उन अल्फाज में शामिल ना हो, नहीं लिख सकते हैं आप। और मयारी नहीं लिख सकते, लिख तो सकते हैं। हाँ, हम लोग भी इस्तेफादा करते हैं ऐप्स से, बाकी चीजों से, लेकिन वो 100% नहीं होता है, वो 20% होता है। 80% आपको अपना डालना पड़ता है उसमें। आइडिया ले सकते हैं आप, लेकिन डालना तो आपको खुद है। 2 मिनट हमारे पास हैं और 2 मिनट में हम परवेज साहब से गुजारिश करेंगे कि आप इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि आपके कलम को अल्लाह ताला और वसत अता करे। तो क्या इरादे हैं? इरादे तो करना जो है मुझे लगता ठीक नहीं है, क्योंकि दिल में क्या है? सेशन चगसान में चलें, ठीक है, हम कहेंगे कि दिल में है कि हमारी ये सोच है कि अच्छी तख्लीकात जो है वो समाज को दी जाएं, बच्चों के अदब के लिए काम किया जाए। बच्चों के लिए कुछ नहीं लिखा जा रहा है। हर बड़ा आदमी जो है गजलें लिख रहा है, नज़में लिख रहा है, अफसाने लिख रहा है, नावल लिख रहा है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं लिख रहा है। बच्चे हमारी असास हैं, बच्चे हमारी बुनियाद हैं। आपके घर से, जब आपके घर में आपका बच्चा किताब पढ़ेगा तो फिर वो आगे जाकर भी कुछ पढ़ेगा। ये जो इस वक्त IAS KAS ऑफिसर हैं, ये ऐसे नहीं बने हैं। इनको बचपन से ही कुतुब बीनी का शौक था, तब इनको किताब के साथ जुड़कर रहना पड़ा, तो फिर ये नॉलेज इन्होंने गेन की है। हमारा यही है कि हम नौजवान नस्ल जो है उसकी हौसला अफजाई करें, उनको साथ लेकर चलें, उनकी उंगली पकड़ें। अगर उनकी हमारे से रहनुमाई हो सके, रहबरी हो सके, हम करें, क्योंकि हमारे बाद कल वही इस प्लेटफार्म पर आने वाले हैं। हमें वही लोग याद रखेंगे, हम पर वही काम करेंगे। तो इसलिए हमारा फर्ज यही है कि हम समाज को जो है तामीरी
सोच दें और तामीरी तख्लीकात अदब, दें, बिल्कुल। तामीरी अदब दें, ताकि आपके जाने के बाद आपकी जो चीज़ें हैं वो इसी नज़रिए से लोग देखें और आपका जो किरदार है वो भी उसी नज़रिए में फिट होगा कि इसकी सोच क्या थी। बिल्कुल बहुत और खूब, इसकी बहुत जरूरत खूब। भी है बहुत मुझे लगता ज़्यादा। है कि ये इसी जुमले पे हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो अदब है, मयारी अदब, वो बिल्कुल हमारा असासा है, वो बना रहे और जिस अंदाज से लोग लिखते हैं उन्हीं जज्बात के साथ हम पढ़ें भी और उन चीज़ों को महसूस करें जो उस शायर ने, उस अदीब ने लिखा होगा, जिन एहसासात के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ मानू साहब प्रोग्राम में तशरीफ आवरी के लिए। 1 घंटा यकीन करें आप, पता ही नहीं चला और दिल भी नहीं भरा। इंशाल्लाह दोबारा आपको दावत देंगे, कुछ और जो तख्लीकात होंगी उन पर भी हम बात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 8 से 9 हर सुबह प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएनके में आपके साथ मुलाकात होती है। हमारी स्टूडियो में बिल्कुल बस अब 9 बजने वाले हैं। आपसे आज के प्रोग्राम में रुखसत लेंगे। कल हमारे 2 और साथी इस प्रोग्राम को पेश करेंगे। हर सुबह 8 से 9 तक गुड मॉर्निंग जेएनके देखना ना भूलिए और यूट्यूब पे भी हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए आज की निशस्त से मुझे और माजिदुल खैर नंदा को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।